Okay, so open your textbook, page number 54, Rowlatt Act and Rowlatt सत्याग्रह। रॉवलेट जो था वो इस सत्याग्रह का नाम था, और ये सत्याग्रह का नाम क्यों हुआ? क्योंकि उस समय एक एक्ट ब्रिटिशर्स ने निकाला था जो रॉवलेट एक्ट। ये रॉवलेट एक्ट क्या है वो हम बुक में देखने वाले। रॉवलेट एक्ट की वजह से जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, मतलब कि सत्याग्रह, उसका नाम था रॉवलेट सत्याग्रह। इंग्लैंड was victorious in the World War One. World War One में इंग्लैंड जीत चुका था। At the same time, Rowlatt Act was implemented by the Britishers to control the public unrest and control the anti-colonial activities. उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो पब्लिक अनरेस्ट, मतलब कि बिना कोई आराम किए जो इंडिया के जो लोग थे वो मतलब कि प्रोटेस्ट करना, रैलीज निकालना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, या फिर एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज, मतलब कि जो इलीगल जो एक्टिविटीज होती है, इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि गांधी जी या फिर सरदार पटेल या मॉडरेट जो भी पर्सन थे, वो लोग जो थे वो लीगली सब कुछ करते थे। बट हमारे ऐसे भी क्रांतिकारी थे जो इलीगल तरीकों से अटैक करते थे या फिर लूटना, रोबरी करना। तो ये जो एंटी कॉलोनियल, मतलब कि जो इलीगल कुछ जो काम थे या फिर जो कुछ अटैक्स होते थे, उसको करने के लिए ब्रिटिशर्स ने रॉवलेट एक्ट को इंप्लीमेंट किया था। इस एक्ट में था क्या? The Rowlatt Act authorized the government to exercise stricter control on the press, arrest without warrant and indefinite detention in jail without trial। अभी यहाँ पे इस एक्ट के मुताबिक था क्या कि रॉवलेट एक्ट में वो लोग क्या करते थे कि एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल था इंडियंस के ऊपर, जहाँ पे प्रेस वालों के ऊपर एक कंट्रोल था। इट मीन्स कि प्रेस वालों को कहीं ना कहीं वो इतना कंट्रोल करते थे कि उनको जो सही या सच्चाई जो उनको पब्लिश करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाते थे। सेकंड थिंग, अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना कोई वारंट के वो लोग अरेस्ट करना स्टार्ट हो गए। एंड आइडेंटिफिनेट डिटेंशन, डिटेंशन मतलब कि ढूंढना, कि आप जिसको पकड़ रहे हो उसको पकड़ने का आपके पास कोई पूरा प्रूफ नहीं है, फिर भी उसको जेल में डाल देना विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन को जेल में डालने के लिए आप जब उसको ट्रायल कोर्ट पे डायरेक्टली भेजते हो, ट्रायल कोर्ट मतलब कि आपकी तीसरे नंबर की डायरेक्टली आपकी कोर्ट आ जाएगी, जहाँ पे आपको कोई चांस नहीं मिलता आपको, मतलब कि सही हो कि गलत, कुछ भी नहीं। फॉर एग्जांपल कि क्लास में स्टूडेंट और टीचर दोनों होते हैं। अगर किसी टीचर को लगता है कि चलो उत्सव ने कुछ किया है, बट एक्चुअली उत्सव ने कुछ नहीं किया, तो बिना प्रूफ के जहाँ पे उसको सजा मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए रॉवलेट एक्ट। उस समय में सेम चीज थी कि अगर ब्रिटिशर्स को किसी भी इंडियंस को देख के ऐसा लगता था कि ये इंडियंस या फिर ये पर्सन हमारे लिए मतलब डेंजरस है या फिर ये कुछ करने वाला है, बट एक्चुअली में प्रूफ कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ शक, डाउट के हिसाब से ही पकड़ के उन लोगों को जेल में डाल देते थे। क्यों? क्योंकि वो जो इंडियन जो करना चाहते थे वो कर ना पाए। इस तरह का जो रॉवलेट एक्ट था वो ब्रिटिशर्स ने इंप्लीमेंट किया था। याद रखना, रॉवलेट एक्ट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था? तो रीजन ये था क्योंकि वो एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज, मतलब कि हम जो बिना कोई प्रायर इंफॉर्मेशन के हम जो अटैक करते थे या फिर रोबरी करते थे, तो उसको बंद करने के लिए, या फिर सेकंड रीजन ये भी था कि इंडिया की जो प्रेस वाले हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर एंड प्रेस वालों को पूरी फ्रीडम मिल चुकी थी, तो एक उनको कंट्रोल करने के लिए रॉवलेट एक्ट स्टार्ट हुआ था। इस एक्ट के चलते वो लोग किसी भी इंडियंस को अगर उसने कुछ किया है बट उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, फिर भी वो लोग उसको पकड़कर जेल में डालते थे। ये होता था रॉवलेट एक्ट में। ये सिर्फ एक्ट की बात है। The accused were denied the right to know the accusers and the evidence used in the trial against them. Accused जो होते हैं, मतलब कि आप जो सामने बोलते हो वो लोग उसको सुनते ही नहीं थे। एंड accusers मतलब कि दूसरे जो लोग होते हैं, एक स्टूडेंट बोलता है लेकिन उसके तीन चार फ्रेंड्स भी होते हैं जो उसके साथ बोलते हैं कि हाँ मैम इसने नहीं किया था। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती थी, जिसके ऊपर जिसको उन्होंने पकड़ा है ना उसकी सुनी जाती थी, ना उसके साथ जो दूसरे एक्यूजर्स थे वो लोग उसकी भी बात को डिनाई कर देते। एंड ट्रायल कोर्ट में जो प्रूफ यूज होते थे उनके खिलाफ वो लोग किसी को दिखाते नहीं थे उस प्रूफ को। दिस एक्ट वाज ए कंप्लीट वायलेशन। अब ये एक्ट को देखो तो ये कंप्लीट वायलेशन था, जहां पर उनको डाउट हुआ उन लोगों ने डायरेक्टली पकड़ के जेल में
डाल दिया। तो ये एक कंप्लीट वायोलेशन था फंडामेंटल राइट, क्योंकि आपका प्राइमरी राइट ये है कि आप अपने हक के लिए बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर बोल नहीं सकते। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, आपके जो फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी आजादी से बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट पूरी तरह से ब्रेक हो रहे थे। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट एंड कॉल्ड इट द ब्लैक एक्ट। गांधी जी ने रॉवलेट एक्ट का प्रोटेस्ट किया और उसको नाम दिया ब्लैक एक्ट। द रॉवलेट सत्याग्रह, अभी इस एक्ट को बंद करने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुई उसका नाम क्या था? रॉवलेट सत्याग्रह। Was the first struggle of the entire nation against the Britishers। एक एक्ट को बंद करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में जो पहली स्ट्रगल स्टार्ट हुई वो ये थी रॉवलेट सत्याग्रह। बट इट वाज लिमिटेड टू बिग सिटीज ओनली, लेकिन ये जो थी वो बिग सिटी, इट मींस कि ये एक्टिव सिर्फ बिग सिटीज में था। इन लोगों को सपोर्ट जो विलेज एरियाज का मिलना चाहिए था, रूरल एरियाज का, वो नहीं मिला था। ओनली rallies were organized and strikes were called out to protest against this act thought out throughout the country। इस समय में ऑल ओवर इंडिया में क्या किया गया? तो लोगों ने रैलीज निकाली, स्ट्राइक किए, प्रोटेस्ट किए, ऑल ओवर द कंट्री में जितने भी बिग सिटीज थे यहाँ पर ये सारी चीजें की गई। द ब्रिटिशर्स resorted the suppression to curb this movement, और ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को कब मतलब कि रोकने के लिए बहुत ही डेंजरस चीज की थी। और वो क्या किया था वो आपके नीचे दिया है, जलियांवाला बाग मैसेकर। और वो जलियांवाला बाग जहां पर अमृतसर में 1 से ज्यादा लोगों को एक ही साथ उन लोगों ने मार दिया था। ये सारी चीजें उन लोगों ने कब मतलब किया कि उसको रोकने के लिए या फिर उसको एट अ टाइम बंद करने के लिए कि वो कैसे स्लो हो जाए। तो ये सारी चीजें भी ब्रिटिशर्स ने वायलेशन स्टार्ट कर दिया था। रॉवलेट एक्ट, रॉवलेट एक्ट जो कि 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस एक्ट का मतलब क्या था? टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल ओवर प्रेस एंड एंटी कॉलोनियल, मींस कि हमारे रिवॉल्यूशनरीज की जो भी एक्टिविटीज थी वो सारी एक्टिविटीज को क्या करना? कंट्रोल करने के लिए। दैट रॉवलेट एक्ट के चलते वो लोग क्या करते थे? सो बिना किसी प्रूफ के, सो विदाउट एनी एंड ट्रायल कोर्ट, बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई ट्रायल कोर्ट का यूज किए बिना, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल हमारा ट्रायल कोर्ट कौन सा है? तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो स्टार्ट होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल कोर्ट आपको ये चांस मिलता है कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं पसंद है तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट, देन हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट हमारी 3rd नंबर की कोर्ट है ट्रायल कोर्ट। तो ये ऑप्शन हम लोगों को नहीं मिलता, दैट मींस कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये जो बिना कोई ट्रायल कोर्ट का यूज किए बिना वो लोग हमें किसमें डाल देते थे? जेल में। इंडियंस इन जेल, वो उन लोगों को डायरेक्टली जेल में भेज देते थे। प्लस की बात पे उनके कोई भी एक्यूजेस जो थे वो डायरेक्टली वो लोग मना करते थे, सुनते नहीं थे। एंड प्लस की कोई और बोलता था तो वो उनको भी मना करते थे। कोर्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ या फिर कोर्ट में कौन से प्रूफ आए, उन लोगों ने क्या वहाँ पे प्रूफ लगाया, जो भी मतलब वहाँ के जो प्रूफ होने चाहिए थे वो सब कुछ वो लोग अंदर ही सब कुछ खत्म कर देते थे, बट बाहर और किसी को दिखाते नहीं थे। तो ये जो पूरा एक्ट था वो ब्रिटिशर्स के लिए अगर हम बोले तो वो कंप्लीट किया था वायलेशन। इसीलिए गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कहा था? ब्लैक एक्ट। क्या कहा था इस एक्ट को? ब्लैक एक्ट, जिसके चलते गांधी जी ने फिर रॉवलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया ताकि वो ये जो ब्लैक एक्ट है उसको खत्म कर सके। बट क्योंकि ये बिग सिटीज में ऑल ओवर इंडिया में रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन हुए, प्रोटेस्ट हुआ, बट कहाँ पर? इंडिया में जो भी बिग सिटीज थे वहां पर। और जिसको बंद
मैसेकेर। मैसेकेर का मतलब होता है हत्याकांड। इट मींस कि बहुत ज्यादा लोगों की उस समय में हत्या हुई थी, मतलब कि मर्डर या फिर डेथ उस समय हुई थी, और जिसके लिए उनको कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया था, इसीलिए नाम दिया है मैसेकेर। ओके, किसी को डाउट है रोवलेट एक्ट में? चलो भी बुक में देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकेर 1919। As a part of protest against the Rowlatt Act, the people of Punjab announced a strike on 13th March and 6th April 1919. हमने ऊपर देखा कि बड़े-बड़े सिटी में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, तो उस समय अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13th मार्च से लेकर 16th अप्रैल 1990 उन लोगों ने स्ट्राइक वहां पे अनाउंस किए थे। The condition of Amritsar was almost out of control, and looking at this martial law was declared in Amritsar. Martial law मतलब कि जहाँ पर अभी सामने वाले क्या यूज करेंगे, आर्मी को यूज करना है। जब आप आर्मी को यूज करते हो ना, उसको बोलते हैं मार्शियल लॉ। ये जब अर्जेंट या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो ना जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते पब्लिक को, उस समय ये आर्मी को, बहुत बार आपने देखा होगा कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, तब आर्मी को बुलाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों के पास फायरिंग करने के लिए परमिशन, चाहे उनके पास बंदूक होती है बट उनको फायरिंग करने की परमिशन नहीं होती। बिना रीजन के फायरिंग एक ही कर सकते हैं, वो है आर्मी वालों को, क्योंकि उन लोगों को रीजन नहीं देने होते कि उन लोगों ने क्यों मारा। तो यहाँ पे मार्शियल लॉ को डिक्लेयर कर दिया था अमृतसर को। क्यों? क्योंकि वहां पर मोस्टली जो कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। A meeting was organized on 13th April. वो लोग प्रोटेस्ट कब करने वाले थे? 13th मार्च से लेकर 6th अप्रैल 1990, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने मीटिंग जो थी वो 13th अप्रैल मतलब कि डे ऑफ बैसाखी इन जलियांवाला बाग to pay tribute to martyrs and also to protest against the arrest of Dr. Satyapal and Dr. Kichlu। 13th अप्रैल जो पूरा दिन था वो बैसाखी का दिन था। लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। रीजन क्या था कि बहुत सारे मार्टियर्स थे, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, एंड प्लस कि ये एक्ट के दौरान 2 पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया था जिसका नाम है सत्यपाल एंड डॉक्टर किशोर। उसके ऊपर डिस्कशन, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। Approximately 10,000 people had gathered in this meeting. General Dyer blocked the only exit of the bar, क्योंकि एक ही डोर था, एग्जिट या एंटर जो भी आप डोर दरवाजा मानो गेट को, तो जनरल डायर जो था उसने उसको ब्लॉक कर दिया, एक मींस की बंद कर दिया, एंड ऑर्डर फायरिंग एट द अनआर्म्ड पीपल। अनआर्म्ड पीपल मतलब कि लोगों के हाथ नहीं थे, ऐसे नहीं थे, लोगों के पास रिटर्न में मतलब कि उसका फेस तो करना चाहिए ना, सामना करने के लिए आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए। लेकिन लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, डिस्कशन, तो उन लोगों के पास थोड़ी ना बंदूक या फिर ऐसा कुछ था। सो अनआर्म्ड पीपल जिसके पास उसका सामना करने के लिए कुछ नहीं था, उनके ऊपर उन लोगों ने क्या कर दी? फायरिंग स्टार्ट कर दी। The firing started without any prior notice or warning। कोई वार्निंग, कोई प्रायर, कोई ऐसी नोटिस कुछ नहीं दिया था, डायरेक्टली उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। There were high walls around it, so people could not escape the constant firing। फायरिंग कांस्टेंट हो रही थी लेकिन लोग उससे बच नहीं सकते थे। रीजन क्या था? क्योंकि वहां की जो वॉल थी वो काफी बड़ी थी। It stopped only when the soldier ran out of ammunition। ये तभी बंद हो सकती थी अगर सोल्जर के जो एम्यूनिशन, गोला बारूद खत्म हो जाए तब। As per the official record जो उन लोगों ने लिखे थे, उसके हिसाब से 379 died and 1200 were injured, but in reality the casualties were मतलब कि damages were much more than mentioned in the official report। सबको पता है कि वहां पर 10,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे एंड कोई भी बचा नहीं था, तो उन लोगों ने रिकॉर्ड में सिर्फ इतना ही लिखा कि 379 लोग मारे जा चुके थे एंड 1200 जितने इंजर्ड हुए थे, बट रियलिटी उससे ज्यादा कॉजलिटीज में थी, मतलब कि जो डिस्ट्रमेंट, जो डैमेजेस वो उससे भी ज्यादा हुए थे। गांधी जी कंप्लीटली लॉस्ट हिज फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। ये ब्रिटिशर्स का
जो जस्टिस मतलब कि रॉबलेट एक्ट को बंद करने के लिए उन लोगों ने जो किया था, ये देख के गांधी जी पूरे शॉक में थे, मतलब कि हिल चुके थे कि मतलब अभी क्या करना चाहिए, जिसके चलते गांधी जी ने ये जो रॉबलेट एक्ट था वो गांधी जी ने रोक दिया था और फिर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, मतलब कि इंडिविजुअल लड़ाई, अपने हिसाब से लड़ाई स्टार्ट करना, फिर वो गांधी जी ने स्टार्ट की थी। चलो जलियांवाला बाग मैसेकर जो रॉबलेट एक्ट से रिलेटेड था, मतलब कि 1919 में ही हुआ था जलियांवाला बाग। आपको याद रखना है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मतलब कि प्रोटेस्ट करना था अमृतसर में, तो वो 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक था। जलियांवाला बाग जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो कब हुई थी? 13 अप्रैल, डे ऑफ बैसाखी, प्लेस है पंजाब अमृतसर, बैसाखी। इतनी मेन चीजें आपको याद रखनी है, उसके अलावा आपको याद होनी चाहिए उसकी स्टोरी, लोग वहां पे इकट्ठा क्यों हुए थे, क्योंकि जो मार्टियर्स थे उनको ट्रिब्यूट देना था, एंड प्लस के 2 पर्सन सत्यपाल एंड जो डॉक्टर किशनु थे, क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया था तो प्रोटेस्ट था, ये 2 रीजन थे कि लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। देन वहां पे फायरिंग करवाने वाला पर्सन मतलब कि जनरल डायर फायरिंग स्टार्ट करवा दी, एक से ज्यादा मतलब कि जितने भी लोग वहां थे उन लोगों की वहां पे फिर मौत हो गई, एंड रीजन ये था क्योंकि वो फायरिंग कांस्टेंट थी, क्योंकि जब तक सोल्जर के एम्यूनिशन गोला बारूद खत्म नहीं होंगे तब तक ये फायरिंग रुकने वाली नहीं थी। बहुत सारे लोग वेल में कूद के जंप लगा रहे मतलब कि मारे जा रहे थे, क्योंकि उसकी जो वॉल थी वो बहुत ही ज्यादा लंबी थी, इसीलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 379 लोगों की डेथ हुई थी, जबकि 1200 लोगों को अरेस्ट किया गया था। बट रियलिटी आप देखो तो वहां पे रियल जो नंबर्स थे वो ये नहीं थे, बहुत ज्यादा लोगों की वहां पर डेथ हुई थी, जिसके चलते फिर रॉबलेट एक्ट गांधी जी ने बंद करवाया था। ओके, किसी को डाउट है रॉबलेट एक्ट में? चलो खिलाफत मूवमेंट, पेज नंबर 56। After attaining victory in the World War I, the Allied nation मतलब कि जो रिलेशंस थे नेशन साइन अ ट्रीटी विद टर्की व्हिच वाज डिफीटेड। अभी उस वक्त क्या हुआ था कि जो लड़ाई हुई थी उसमें जो टर्की जो था जो कि हार चुका था, तो उसके जो रिलेशंस थे वो इतने अच्छे नहीं थे। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस ट्रीटी वे स्ट्रिक्ट एंड अनजस्ट टू टर्की, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जीतने की वजह से इंग्लैंड जो था वो सुप्रीम हो चुका था, जिसकी वजह से टर्की के साथ उन लोगों के जो बिहेवियर थे, जो रिलेशंस थे वो उनके उतने अच्छे नहीं थे। टर्की के साथ वो लोग इंडिया के अलावा वो लोग टर्की के साथ भी बुरा बिहेवियर करना, स्ट्रिक्ट बनना, अनजस्ट अन्याय उन लोगों ने टर्की में भी स्टार्ट किया था। एंड टर्की उस समय का ऐसा प्लेस था जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम्स थे। The Sultan of Turkey was the religious head of Islam too. इस्लाम जो रिलीजन है उसका रिलीजियस हेड वहां का राजा मतलब कि सुल्तान वो था। As per the treaty, his खिलाफत, खिलाफत का मतलब देखो लिखा है ब्रैकेट में पोस्ट एज खलीफा। खलीफा मतलब क्या? रिलीजियस हेड को क्या बोलते हैं? खलीफा। एंड खलीफा की पोस्ट पे जो होता है मतलब कि खिलाफत was to be terminated। terminated मतलब कि वहां पे खत्म हो चुका था। So Muslim all over the world including India launched protest in favor of the Khalifa। क्योंकि वहां पे कौन थे? टर्की के सुल्तान खलीफा की पोस्ट पे थे, मतलब कि रिलीजियस हेड थे। अभी उनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। सो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखें जिसमें इंडिया भी उसमें था कि खलीफा अभी नेक्स्ट वहां पे कौन बनना चाहिए, तो वो पूरा स्टार्ट हुआ था। एंड दिस मूवमेंट इन इंडिया वाज नोन एज खिलाफत मूवमेंट। इंडिया में ये मूवमेंट जाना गया खिलाफत मूवमेंट के नाम से। द मेन लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वे द अली ब्रदर्स। मतलब वो अली ब्रदर्स कौन है? मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली। गांधी जी डिसाइडेड टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट, बट उनका भी एक वहां पे क्या था कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि मैं हेल्प करूं
Gandhiji decided to support the Khilafat movement. In turn, joined the Muslim in protest against the Jallianwala Bagh massacre. His intention was to demand Swaraj with a combined power of Hindu and Muslim communities. यहाँ पर गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो भी इस खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि ये एक्चुअली ना ऐसी मूवमेंट थी जहाँ पे खलीफा किसको बनाया जाए, मतलब कि रिलीजियस हेड पे किसको लाया जाए, उसके लिए चल रही थी, मतलब कि मुस्लिम के लिए स्पेशली थी। उसमें इंग्लैंड वालों का, अभी ब्रिटिशर्स का कुछ है नहीं, क्योंकि जो वहाँ के जो सुल्तान थे, टर्की के सुल्तान, उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका था। ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी चल रहा है कि किसको बनाया जाए, तो प्रोटेस्टिस्ट वहाँ पे हो रहे, क्योंकि सभी को वहाँ पे आना होता है, जिसमें इंडिया के भी बहुत सारे मुस्लिम शामिल थे। जिसमें मेन जो लीडर थे वो कौन थे, इंडिया के अली ब्रदर्स, मतलब कि मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली। गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, बट क्यों, क्योंकि आगे जाके जो हमारा भी तो वो प्रोटेस्ट चल रहा था जलियांवाला बाग वाला, तो उन लोगों को सपोर्ट करना है जलियांवाला बाग का जो भी हुआ था उसका प्रोटेस्ट करने के लिए, एंड जो भी इंडिया के आगे प्रोटेस्टिस्ट आएंगे उसमें हेल्प उनको करनी है। ये करने का गांधी जी का इंटेंशन क्या था, ताकि हमें आज़ादी मिले, मतलब कि फ्रीडम। बट कैसे कि हिंदू एंड मुस्लिम एक साथ हो, दोनों कम्युनिटीज एक साथ हो, तो हमें दोनों के पावर्स मिलेंगे और हमें आज़ादी बहुत जल्दी मिल जाएगी। चलो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम आज नहीं लेंगे,